असम में मुस्लिम समुदाय दो वर्गों में बटा हुआ है। एक समुदाय को खिलौंजिया मुस्लिम कहते हैं और दूसरे समुदाय को मियां मुस्लिम कहते हैं। खिलौंजिया मुस्लिम वो हैं जिन्हें मूल रूप से असम का ही माना जाता है, जबकि मियां मुस्लिम वो हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आए हैं। असम के खिलौंजिया और मियां मुसलमानों में फर्क सिर्फ भाषा का नहीं है, बल्कि इन दोनों ही समुदायों में सांस्कृतिक रूप से भी कई असमानताएं हैं। खिलौंजिया समुदाय में जो मुस्लिम जनजातियां आती हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मूल रूप से असम की ही हैं। इनमें मुख्य रूप से देसी जनजाति के मुस्लिम आते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुदाय के लोग सदियों पहले असम के एक जातीय समूह का हिस्सा थे, जिसे कोचराज बोंगशी कहते हैं। लेकिन बाद में 13वीं शताब्दी के बाद इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके अलावा जो गोरिया और मोरिया जनजाति के लोग हैं, उनके लिए यह कहा जाता है कि वो अहम राजवंश का हिस्सा थे। हालांकि इसे लेकर कई और तर्क भी दिए जाते हैं। सरकार ने इन दोनों जनजातियों को स्वदेशी मुसलमानों का दर्जा दिया है, जैसा कि डीएनए में हमने आपको बताया है। और इसके अलावा इस सूची में जोलाह समुदाय भी आता है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इस जनजाति के लोगों को अंग्रेज अपने शासनकाल में असम लेकर आए थे, ताकि इन लोगों से असम के चाय बागानों में मजदूरी कराई जा सके। ये असम को समझने के लिए पहले इसका एथनिसिटी और दूसरा इसका जियोग्राफी, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। अगर जियोग्राफिकली असम को देखा जाए तो उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र वैली, और बीच में ये पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र, और पूरा दक्षिणी जो क्षेत्र है ये बरघाटी है। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। और ब्रह्मपुत्र घाटी में अगर देखें तो हम अपर असम और लोअर असम, ये थोड़ा जियोग्राफिकल डिफरेंस है अपर असम और लोअर असम में, क्योंकि लोअर असम जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। असम में लगभग 33% 2011 के जो 2011 के जो मतगणना है उसके अनुसार 33% मुस्लिम्स है। और ये लोअर असम और बराकबिली, ये बरघाटी जो है, ये दोनों क्षेत्रों मुस्लिम डोमिनेटेड है। और ये दोनों क्षेत्र जो है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, क्योंकि ये बंगाली जो है कहा जाता है कि जिस तरह यूपी, बिहार या उत्तरी भारत से अंग्रेजों ने चाय बागान में, चाय खेती में काम करने के लिए जो मजदूर लाए थे यहाँ, उसी तरह खेती करने वाले लोग भी बंगाल से लाए थे, कुछ तो खुद ही आए थे। तो ये कहा जाता है कि बंगाल से ज़्यादा लोग माइग्रेंट है। तो लोअर असम में आजकल ये चर्चा बहुत जोर शोर पे है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा है, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो सब्जियों का जो कीमत बढ़ रही है उसके लिए मियाँ मुसलमान जिम्मेदार है, क्योंकि मियाँ मुसलमान ही ज़्यादा खेती करते हैं, ये छोटे मोटे व्यापार करते हैं। तो ये लोअर असम जो क्षेत्र है, इसमें धुबरी, बलपेटा, ग्वालपाड़ा, ये सब जिला आता है। और इसमें मुस्लिम डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी 60, 67, 70% तक है। बरघाटी में लगभग 48%, 43% इस तरह का मतलब मुस्लिम आबादी है। अगर मुसलमानों में देखा जाए, पहले अगर ब्रह्मपुत्र वैली की बात करूँ तो वहाँ कुछ मुसलमान जातियाँ है, जैसे गड़िया है, मोरिया है, देशी, झूला एंड सैयद। ये जो 5 बिरादरियाँ है, उनको असम सरकार ने पिछले साल इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में उनको स्वीकृति दिया है। तो ये गोड़िया जो है, गोड़िया मतलब ये नाम आया है बंगाल गौड़ से। बंगाल को पहले, बंगाल के इस हिस्से को ये गौड़ कहा जाता था। ये गौड़ से माइग्रेटेड है और लोकल कन्वर्ट है। गौड़ के जो लोकल मूल निवासी थे, उनसे ये लोग माइग्रेटेड है, उनको गोड़िया कहा जाता है। और ये बहुत ही पिछड़े हुए मुसलमान है। दूसरा और एक है मोरिया। मोरिया जो मुगल आक्रांता थे, मुगल या उससे पहले भी जो मुस्लिम
आक्रांता आए थे असम में, उनके साथ आए थे ये मरिया लोग, जो आजकल ये बेल मेटल का काम करते हैं, यानी पीतल का बर्तन बनाते हैं। मैंने उनका जो पीतल बनाने का काम, मैं 2 बार उनको दौरा किया था। तो ये गड़िया और मरिया है, एक समुदाय है जिसका नाम देशी कहते हैं यहाँ। देशी यानी इंडिजिनस, देशी का मतलब होता है इंडिजिनस। ये लोकल ट्राइबल जैसे कोच, मैच या बाकी जितने ट्राइबल, उनसे इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। और सैयद नाम का भी एक कम्युनिटी है, यानी सैयद का अर्थ तो अलग होता है। यहाँ आसाम में सैयद है जो ये सूफी संत थे, उनका जो वंशज है या उनका जो फॉलोअर्स थे, वो बहुत पहले से 11-12 सदी से यह आसाम में आए हैं धीरे धीरे। और यहाँ का आसाम के जो कल्चर लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उनको देशी कहा जाता है। और तीसरा एक समुदाय है जिनको जुलाहा कहा जाता है। ये जो जुलाहा वो लोग है जो ब्रह्मपुत्र वैली में अंग्रेजों ने चाय खेती के संदर्भ में दक्षिणी भारत से लाए थे। चाय खेती में मजदूर के रूप में काम करते हैं। अगर आर्थिक स्थिति देखा जाए तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम जानते हैं कि सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट आया, असम में यूँ तो 33% मुस्लिम आबादी है, पर सरकारी नौकरियों में सिर्फ 10.5% मुसलमान है। और पिछले दिनों तो ये और भी कम होगा। पिछले जो नियुक्तियां हुई है इसमें तो और कम होने का चांसेस है। तो ये लोअर असम क्षेत्र जो है, ज़्यादातर ये नदी घाटिया है, नदी के नज़दीक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ लोग खेती करते हैं, सब्जियां या धान के खेती करते हैं। और जितने भी लेबरर्स होते हैं, अगर गुवाहाटी ये सिटी में आप आएंगे तो ये 80 से 90% जितने भी ये सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, मजदूर के रूप में काम करने वाला, कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है, ये सब लोग वहीं से आते हैं। ज़्यादातर ये लोअर असम का जो जिला है और नदिया के जो नज़दीक नदी की चौर, यहाँ तो चौर कहा जाता है रिवर बेल्ट एरिया में, तो यही लोग हैं। और इनको मियाँ भी कहा जाता है। तो आजकल मियाँ और अहोमिया ये दोनों लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी का जो पसमानदा मुसलमान है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी मुसलमान हैं, कोई विदेश से तो आने वाले नहीं है। तो बांग्लादेश का मैमनसिंह या उसी क्षेत्र से नौगांव, रंगपुर, फरीदपुर या सिलेट से भी, वहाँ से माइग्रेंट मुसलमान भी है, जो कि विदेशी अशराफ नहीं है, पर ये खुद को तो पसमानदा है या पसमानदा मुसलमान है, वो खुद जानते नहीं है। पर ये लोग भी ये इंडिजिनस यानी लोकल, बाहर से आने वाले नहीं है। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी का है। अगर बराक घाटी में आएंगे तो ये बराक घाटी असम के 3 जिलों से बने हुए हैं, कछड़, करीमगंज और हैलाकंदी, जो बिल्कुल बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं। और यहाँ लगभग 50% यानी 50% मुसलमान है। तो ये जो इलाका है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो है, 2 जिला जो है, कछड़ एंड हैलाकंदी, वो पहले ट्राइबल कछड़ किंगडम था और यहाँ आबादी बहुत ही कम था। तो खेती के लिए या बाकी जो कारोबार के संदर्भ में या धीरे धीरे लोग वहाँ से आना शुरू हो गया। यहाँ के राजाओं ने और बाद में ब्रिटिशों ने भी ये जो बाहर के लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि खेती का जमीन बहुत ही उपजाऊ था, जमीन था, पर यहाँ आबादी कम था। और एक जिला है जो करीमगंज, ये आप लोग जानते होंगे शायद कि आज़ादी के वक्त यहाँ सिलेट रेफरेंडम हुआ था, वो सिलेट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। वो मतलब आज़ादी के समय जो रेफरेंडम हुआ उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट मतलब इंडिया के साथ, असम के साथ ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ अगर मुसलमान की बात की जाए तो ये जो जात पात का मसला है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सख्त है यहाँ का जात पात का मसला। तो पहले देखिए, ये इस्लाम में जो ये मूल निवासी मुसलमानों का धर्मांतरण, ये काफ़ी पहले शुरू हुआ था। और जानते होंगे आपकी सिलेट का जो सूफी संत शेख शाहजलाल, उनका बाद
और उनका जो फॉलोअर 360 उनका डिसाइपल थे, वो भी सूफी संत थे। तो उनके द्वारा यहाँ इस्लाम के व्यापक प्रचार शुरू हुआ उनके आने के बाद। हम जानते हैं कि इंडिया में जहाँ भी मतलब सबसे ज्यादा इस्लाम प्रचार हुआ था, वो तो एक बंगाल है, दूसरा वेस्ट पंजाब है। और बंगाल में अगर कहा जाए, ये सिलेट रीजन जो है, इसमें सबसे ज्यादा मूल निवासी लोगों द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण हुआ और इसका साथ मुस्लिम शासन भी चालू हुआ। बंगाली के बदले यह पारसी लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ जो मछुआरे थे, मतलब ये जगह जो था काफी जल प्रभावित था। यहाँ बिल नदी, नदियाँ थे और लेक्स ये सब था और बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता था। तो ये मूल निवासी मुसलमान जो थे वो ज्यादातर ये मछली पकड़ने की पेशा जो है उसमें जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा इस्लाम अपनाया। और दूसरा था ये खेती। तो पहला जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम यहाँ मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि ये जो खेती करने वाले, उनको बंगाल कहा जाता था। हालांकि बंगाल जो है वो दूसरा शब्द है, बंगाली से आता है। तो हम अगर बंगाली बोलने वाला किसी को बंगाल कह सकते हैं, पर यहाँ खेती करने वाला जो था उनको बंगाल कहा जाता था। और जो मछली के शिकार करते थे या तो मछली के कारोबार करते थे, उनको माहीमल कहा जाता था। तो यहाँ के जो बरागाटी है, जो कि यहाँ के लोग, बरागाटी के ज्यादा लोग सिलेट से माइग्रेंट थे, तो उसका लैंग्वेज, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जितने भी है, वो हमारे यहाँ का, हम जो भाषा बोलते हैं उसको सिलेटी कहा जाता है। बंगाली में अलग एक डायलेक्ट है, उसको सिलेटी कहा जाता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है और सिलेट का, वो कल्चरली बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ से आने वाले हैं। तो उन्होंने अपना कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, सोशल कस्टम ये सब ही लेके आए थे यहाँ। तो मैं बोल रहा था कि ये जो माहीमल जो शब्द है, ये 2 पारसी शब्द से आया है। माही का मतलब मछली होता है और मल्ला का मतलब होता है माझी या नाव चलाने वाला। तो ये फिशरमैन जो थे वो बोटमैन का भी काम करते थे। और दोनों को जोड़कर अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो फिशरमैन और बोटमैन होता है, जिनको यहाँ माहीमल कहा जाता था। हमारे यहाँ का लोकल जो डायलेक्ट है, इसके अनुसार उनको माहीमल कहा जाता है। तो ये दोनों डोमिनेंट, एक खेती करने वाले और दूसरा आया ये फिशरमैन। ये दोनों बड़ा मतलब स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक जो स्तरीकरण है वो बना। तो उसका बाद में हम और भी कुछ परिवर्तन इसमें देखते हैं कि मुस्लिम शासन आया, इसमें जमींदारी या सार्फ सिस्टम आया। तो यहाँ कल्चर जो इंडिपेंडेंट था, तो उसमें क्या किया, या तो वहाँ के मुस्लिम शासकों ने उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को नियुक्त किया और उनको कुछ टाइटल दे दिया, जैसे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों को बड़गुइया, मौजूमदार, ये सब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है। तालुकदार, तापादार, चौधरी भी थे, चौधरी जो लैंडलॉर्ड थे, लश्कर, बड़ा लश्कर। तो ये सब टाइटल आ गया जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। बाद में ये सोशल मोबिलिटी आया कि क्योंकि प्रारंभिक दिनों में इस्लाम में जो सोशल मोबिलिटी था, क्योंकि एक ग्रुप, एक कास्ट के लोग दूसरा कास्ट में शामिल हो सकते थे। तो क्या हुआ, ये ज्यादातर जो खेती करने वाले लोग, उन्होंने एक अशरफाइजेशन का एक रास्ता अपनाया और अपना नाम के पीछे ये सब टाइटल जुड़ना शुरू किया। वो लोग अपर कास्ट हो गए। लेकिन जो लोग पीछे रह गए, जैसे माहीमल है, उनका कोई अशरफाइजेशन, अपर मोबिलिटी सोसाइटी में नहीं हुआ। तो ये पिछड़े ही रह गए। और सिर्फ पिछड़े नहीं, उनको बहुत ही बुरा नज़र से देखा जाता है, बहुत नफरत किया जाता है। और आज भी ये हालात मौजूद है। हालांकि अगर बांग्लादेश की किसी स्कॉलर से इस बारे में बात करेंगे, बोलेंगे नहीं, बांग्लादेश में कोई समस्याएं नहीं है। पर मैंने देखा है हिलालुद्दीन खान आरिफिन, जो कि लंदन में PhD किए थे, उनका थीसिस में ये लिखा है कि ये ऑक्यूपेशन ऑफ फिशरमैन इज कंसीडर्ड डिमिनिंग थ्रू आउट द बांग्लादेश। और ये फिशिंग एंड हंटिंग, ये प्रिमिटिव
प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन है, हिंदू समाज में भी उनका दर्जा बहुत नीचे होता है। तो फिशरमैन जो है सिलेट में बहुत ही डोमिनेंट थे और यहाँ भी सबसे बड़े जो तादाद में है मुस्लिम पसमानदा समुदाय में फिशरमैन है। दूसरा देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं इस बराक घाटी के बारे में, यहाँ का जो अशराफ और पसमानदा सिचुएशन। तो मैंने बताया कि यहाँ हज्जाम है और जो चमड़े का कारोबार है या चमड़ा छिलने की काम करते हैं उनको खलिया कहा जाता है यहाँ, और नाई है। तो ये तीनों कास्ट जो है बिल्कुल एक ही है। और भी दो कम्युनिटी हमारे यहाँ है जो बंगाली नहीं है, नॉन बंगाली है। इसमें एक है पंगाल जो मणिपुरी कन्वर्ट है, मणिपुर से माइग्रेंट है यहाँ, ये पंगाल मुसलमान। उनका स्थिति भले ही ये बिल्कुल मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनका आबादी भी कम है, पर काफ़ी तरक्की उन्होंने किया है। ये पंगाल कम्युनिटी से एक MP भी चुनाव जीता हमारे सिलचर, जो कि एक हिंदू नॉमिनेटेड सीट है, और उन्होंने एक बार असम असेंबली में उनको भी चुना गया। उसका बाद भी और एक MLA उनका चुना गया है। तो ये पंगाल मुसलमान है। ओवरऑल उनका स्थिति इतना अच्छा नहीं है। और एक कम्युनिटी जो है वो UP बिहार से आने वाले लेबरर्स जिन्होंने जो ब्रिटिशों ने लाया था चाय खेती के संदर्भ में, तो इनको यहाँ हिंदुस्तानी मुस्लिम कहा जाता है। तो ये तो पसमानदा कम्युनिटी है और तादाद इतने कम नहीं है। और ओवरऑल कहूँ तो ये जो पसमानदा कम्युनिटी है उनका हालात बहुत ही ख़राब है। और अच्छा, तो मेरा जो ये PhDs का जो टाइटल रजिस्ट्रेशन जब स्कूल बोर्ड में गया, स्कूल बोर्ड होता है वहाँ पास होना जरूरी पड़ता है, तो वहाँ एक अशराफ प्रोफेसर थे, हालांकि वो 2 साल मेरे से सीनियर थे, तो उन्होंने उसका जोरदार विरोध किया। और उनका एक साथी प्रोफेसर को लेकर बाद में कुछ जो थे सीनियर प्रोफेसर थे जो ज़्यादातर हिंदू थे, ब्राह्मण भी थे, उन्होंने कहा हमको तो PhD अभी नहीं देना है, उनका शोध अगर सही है तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ये इसके कारण बाद में मुझे ये टाइटल रजिस्ट्रेशन हो पाया है। और मुझे आज भी लगता है कि देश की बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जो ये मुस्लिम कास्ट या पसमानदा मुसलमानों के इशू पर अगर कोई रिसर्च करना चाहेंगे या PhD के लिए जाएंगे तो वह अलाउ नहीं होगा। ये स्थिति हमारा है। अच्छा, तो मैं उसका बाद ये बराक घाटी का जो स्थिति है, ये असम के जो पसमानदा मुसलमान बहुत ही सिंपली मैं उसका कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर शिक्षा है, नौकरी है और जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी तो फिलहाल सारे MLA वो अपर कास्ट से है, सारे MLA MP जितने हैं अपर कास्ट से है। और यहाँ का पसमानदा सिचुएशन जो है उसको ट्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ये आज खुद को अपर कास्ट बोलते हैं या तो पसमानदा कम्युनिटी के ऊपर ये जुल्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वही कालांतर में वही लोग पसमानदा थे, पर आजकल उनका सोशल मोबिलिटी हो गया, वो ऊपर चढ़ गए, उनके अशराफों के साथ मिल गए। तो देखिए, ये पसमानदा जितने भी समुदाय है आज तो काफ़ी बड़ी तादाद में है। मैं आबादी का मतलब ये नंबर जो है, या तो कोई सेंसस, कास्ट सेंसस नहीं होता है, और हमारा भी इतना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके यहाँ कोई जातिगत संगठन है या कोई ऐसी मूवमेंट वहां पे कभी उभरा जिस तरीके से UP बिहार में उभरा? जी अच्छा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे नाना से शुरू करना पड़ेगा। मेरे नाना एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, और इस किताब के द्वारा हमें पता चलता है कि UP में जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ था, तो वहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने बंगाल में जो मछुआरे थे वो सिलेट डिस्ट्रिक्ट में पहले उन्होंने एक संस्था बनाया था, ऑल असम बंगाल मुस्लिम फिशरमैन कॉन्फ्रेंस। वो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था और असम के एक मिनिस्टर थे, अक्षय कुमार शायद दास होंगे, तो उन्होंने शिरकत की थी, और वहाँ बड़ा एक जोरदार आंदोलन चालू हुआ। उसका बाद में ये अशराफ जमींदार के खिलाफ एक पसमानदा कैंडिडेट जो उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो हार गए। उसका बाद उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था शाहजलाल के नाम से, अल जलाल।
तो ये बंगाल में उसी टाइम आज़ादी से पहले हो रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग तो कट गए, आधे हिस्सा उधर बांग्लादेश में, आधे हिस्सा हमारे असम में। तो यहाँ के जो मछुआरे जो थे मेरे नाना के नेतृत्व में, उन्होंने भी निखिल खचाड़ मुस्लिम फिशरमैन फेडरेशन नाम की एक संस्था बनाया जो आज भी जीवित है, और बाद में उसका नाम मतलब परिवर्तन करके उसको ऑल असम मुस्लिम फिशरमैन फेडरेशन, वो आज भी कार्यरत है। और इसका बाद इस आंदोलन से मेरे मामा ने नेतृत्व किया था, जो कि वकील थे, और वही एकलौता जो एमएलए है आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए 2006 में, वो जो बदरुद्दीन अजमल साहब का जो पार्टी है या यूडीएफ, उसी पार्टी से उनको उन्होंने चुनाव जीता था। और उसका बाद से कोई पसमानदा एमएलए भी नहीं बन पाया है। तो हमारा समस्या है शिक्षा का कमी है, जागरूकता का कमी है। और तीसरा और एक समस्या मैं जब देखता हूँ कि अर्ली मैरिज का जो ट्रेंड है ये हमारे समाज को खा जाएगा, क्योंकि मैंने स्टडी किया उनका साइकोलॉजी। उनका एक ही मकसद होता है शादी करना, शादी के बाद कुछ बच्चे हो जाते हैं तो जिंदगी में तो इन बच्चे को मतलब खिलाना पिलाना ये सब में ही मतलब खत्म हो जाता है, और शिक्षा की तरफ उनका रुझान बहुत ही कम है। तो ये दो जगह, एक तो हमारा ये शादी ब्याह का जो मसला है फैमिली प्लानिंग का, उसमें थोड़ा सुधार करना बहुत ही जरूरी है। मैंने गांव में गया था, तो हमारे असम में तो 18 साल से नीचे जो शादी है उसको तो इलीगल है। बीच में दड़ पकड़ भी शुरू हो गया था, लेकिन वो बोल रहा था कि कोई लड़की 15 साल क्रॉस नहीं कर पाता है, 15-16 साल से पहले ही शादी हो जाता है। तो ये अर्ली मैरिज का जो रुझान है उसका एक ही कारण है, शिक्षा के प्रति उनका रुझान कम है। तो ये दो जगह हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। और तीसरा है, आज भी बहुत सारे पासमानदा लिखे पड़े हैं, समझदार है, पर उनका परिचय देने में उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो खुद को ये बताते नहीं कि मैं पासमानदा हूँ। मेरा एक दोस्त था जिससे मेरे पिछले 10 साल से बहुत ही अच्छा संबंध था, बहुत ही नजदीक संबंध था। उसका घर जब गया 10 साल बाद, तो भी उन्होंने बताया मैं इस बिरादरी से हूँ। वो भी पसमानदा था, लेकिन 10 साल से मुझे पता नहीं था, उसने नहीं बताया। तो ये हालत है, हमारा जो लिखे पढ़े लोग है वो सामने आना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये पसमानदा मुस्लिम महज या ऑल इंडिया का जो ये आंदोलन है उसका साथ हमारे जो यहाँ के पसमानदा उसको जोड़ना भी बहुत जरूरी है। हम अगर इस काम को कर पाएंगे एक साथ तो बहुत बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे।